क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए 18 फरवरी का हम लोग देखेंगे करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां पे आपको स्टडी प्लान मिलता है, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, करंट अफेयर सुबह मिलता है, उसकी पीडीएफ मिलती है और लाइव डाउट डिस्कशन होता है। तो आप ये लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग 9650347272 पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। आज के जो हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे, जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। ठीक, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज़ पेपर 2, एजुकेशन से संबंधित है। देखिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ठीक, अब ये आपको साक्षरता से संबंधित जो है नए भारत में एक प्रोग्राम चालू किया जा रहा है, जिसमें मेन जो मुद्दा है वो ये है कि जो एडल्ट एजुकेशन है, 15 साल या उसके ऊपर वाले जो लोग हैं जिनको अभी साक्षर नहीं हो पाए हैं, उनको जो है कवर करना है। और इसमें एडल्ट एजुकेशन को जो ये शब्दावली है इसको चेंज करके इसको लिखेंगे एजुकेशन फॉर ऑल, यूनिवर्सल एजुकेशन फॉर ऑल, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। ठीक, एजुकेशन फॉर ऑल, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशन फॉर ऑल, ये चेंज किया जाएगा। ठीक, तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया कि मूलभूत बात इसमें क्या चीज़ है। और इस प्रोग्राम का जो समय सीमा जो तय करी गई है वो क्या है, 2022 वित्तीय वर्ष से लेकर 2027 वित्तीय वर्ष तक। ठीक, और ये इसलिए किया जा रहा है कि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली और बजट अनाउंसमेंट जो 2021-22 में किए गए थे, उनके साथ में एजुकेशन को अलाइन करने के लिए इसमें कई सारे फीचर्स जो हैं, विशेषताएं जो हैं, उनको एक एक बारी बारी से देख लेते हैं। एक तो स्कूल जो होगा वो इसका जो है यूनिट होगा, बेसिक यूनिट होगा, जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस स्कूल को, इस स्कीम को और इसमें जो सर्वे किया जाएगा वो जो बेनिफिशियरीज हैं, यानी कि जो लोग जिनको जो है साक्षर बनाना है, और जो वॉलंटरी टीचर्स हैं उनसे जो है सर्वे, उनको मतलब उनसे पूछा जाएगा, सर्वे किया जाएगा कि क्या चीज़ें उनको मुहैया हो रही हैं या फिर क्या सुधार किया सकता है। एक तरीके से सर्वे क्यों किया था, फीडबैक पाने के लिए। और यहाँ पे फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की बात करी जाएगी। ठीक, और इसको क्रिटिकल लाइफ स्किल्स के थ्रू जो है आपका जो लोग साक्षर नहीं है उनको पढ़ाया जाएगा। ठीक, मतलब आपका जैसे बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल अगर दूँ तो क्रिटिकल लाइफ स्किल्स क्या है, जैसे उन्होंने बताया कि भैया 2+2, ठीक, तो इज इक्वल टू 4। तो ये तो एक क्या हुआ कि एक मैथमेटिकल लैंग्वेज हो गई। अगर हम इसको ये बोल दें भाई साहब कि 2 सेब प्लस 2 सेब को दोनों को दो जोड़े गए तो 4 सेब हो गए, तो क्या हुआ, ये लाइफ स्किल्स के जरिए हम इसको सिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो लोग साक्षर नहीं है तो उनको आपको इंटरलिंक करके पढ़ाना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है कि इसमें एक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स भी बनाया जाएगा। भाई ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो हम एक सूचकांक भी बनाएं परफॉर्मेंस के बेसिस पे, ताकि लोगों के अंदर एक जो है हेल्दी कंपटीशन की भावना है और वो लोग जो है अच्छे से अच्छा कर सकें। और ये स्टेट, यूनियन, टेरिटरी के लिए होगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी किया जाएगा। इस परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को बनाया जाएगा, अलग अलग स्टेट के कौन ज़्यादा अच्छा कर रहा है, कौन ज़्यादा अच्छा कर सकता है, जो अच्छा कर रहा है उससे सीखते हुए बाकी लोग भी करें। ठीक है ना, बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाएं। और इसमें जो है आपका अचीवमेंट जो होंगे वो ईयरली बेसिस पे बताए जाएंगे। फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस क्या करी जा रही है, ये सब भी। और ये प्रोग्रेस आपको देखने को कहाँ पे मिलेगी, UDISE पोर्टल पे, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑन सोशल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन। ठीक, UD से ये पोर्टल है, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। बाकी वही चीज़ है, यहाँ पर एडल्ट एजुकेशन शब्दावली को चेंज करके एजुकेशन फॉर ऑल ये जो है शब्द रखा जाएगा। देखिए यहाँ पर कई सारी महिलाएं हैं जिनको साक्षर बनाया जा रहा है, मतलब टारगेट कौन लोग हैं वो सब इस पिक्चर से आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक इस फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2, एजुकेशन से ही संबंधित है। परामर्श 2022, परामर्श 2022 यानी कंसल्टेशन करना, काउंसलिंग करना। ठीक, तो ये अभी जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर और कल्चर के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ये लॉन्च किया है, कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप। ठीक, तो इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में स्टूडेंट्स के लॉन्च किया गया। क्या है भाई साहब, स्टूडेंट्स से बताया जाएगा, उनको जागरूक बनाया जाएगा कि भाई साहब क्या कैरियर का, ज़्यादातर बच्चों के साथ में क्या दिक्कत है, पता ही नहीं है कि आगे क्या करना है। बस अभी ये पता है हाँ अगला टेस्ट जो है एग्ज़ाम होने वाला है उसको पास करना है,
आगे क्या करना है कि एक दिशा देने के लिए क्या कैरियर चुनने वाले, तो उसके लिए काउंसलिंग होगी। और इसकी शुरुआत अभी जो है परामर्श 2022 की शुरुआत बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से करी गई है। इसमें 1 लाख स्टूडेंट से ज़्यादा जो है इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में, और ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में इसको किया गया। इस वर्कशॉप को कंडक्ट किसने कराया, किसका सहयोग रहा, वो है आपका द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर सर्विसेज। कैरियर काउंसलिंग से संबंधित है, बढ़िया, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये संस्थान जो है कैरियर सर्विसेज से संबंधित है, जो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर यानी श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ निक्स तो हो गया, इसके साथ साथ एक एजुकेशनल स्टार्टअप भी है एडू माइलस्टोन, इसने भी यहाँ पर सहयोग दिया है अपना परामर्श जो है पाने में। ठीक, और ये जो है इसका उद्देश्य क्या है, ठीक, परामर्श 2022 का उद्देश्य ये है कि जो एक इंडस्ट्री, मान लीजिए कैरियर सर्विस, तो वो बताएगा कि भाई साहब यहाँ पे ये इंडस्ट्रीज़ हैं, तो आप इस इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ तैयारी करो, कुछ वोकेशनल ऐसी एजुकेशन पाओ। तो इंडस्ट्री और जो एकेडमिया यानी कि जो आपके उद्योग हैं और जो शैक्षिक संस्थान हैं, इन दोनों के बीच में एक जो गैप है कि पता नहीं, तो वो लोग, इंडस्ट्री वाले भी लोग आएँ, बच्चों को कुछ मॉड्यूल अपने कुछ सिखाएं, कुछ इस तरीके के बातचीत, तो उस गैप को फिल करना है। साथ ही साथ बच्चों के पास क्या क्या विभिन्न प्रकार की चॉइसेस, विकल्प हैं, ठीक, वो भी उनको जो है बताने की कोशिश करी जाएगी इस काउंसलिंग के जरिए। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दी जा रही है, लैपटॉप रखा हुआ है, बच्चे देख रहे हैं, उनकी काउंसलिंग करी जा रही है। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है पहले परामर्श, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस वर्कशॉप में सिर्फ ऐसा नहीं कि जो ट्रेनिंग है टीचर्स की उसी संबंधित है, स्टूडेंट के कैरियर वर्कशॉप से संबंधित है। इसके अलावा ऑफलाइन ऑनलाइन कैरियर असेसमेंट भी होगा भाई साहब, मूल्यांकन भी किया जाएगा। और सर्विसेज जो ये स्टार्टअप है, ये कौन कौन सी सर्विसेज प्रदान कर सकती है, जैसे डिजिटल कैरियर लाइब्रेरी पर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ये जो है डिजिटली कैरियर लाइब्रेरी भी दी जाएगी कि अगर आपका ये सारे ऑप्शंस हैं, आप कौन सा चूज़ करना चाहते हो, तो इससे सुविधाजनक होगा स्टूडेंट के लिए, एक उनको दिशा मिलेगी। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पर परामर्श से संबंधित थी। अगला जो टॉपिक है जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम। अगर मान लो आपसे सिंपल से पूछ लिया जाए कि क्षमता विकास योजना किससे संबंधित है, तो आप नहीं समझ पाओगे, ठीक, अनटिल अनलेस आपने ये पढ़ा ना हो। तो अगर मूलभूत यहाँ पे बात ये है कि क्षमता विकास योजना जो है ये आपका मॉस्पी, जो आपकी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय है, ये योजना सांख्यिकी और कार्यक्रम का कार्यान्वयन। तो स्टैटिस्टिक्स डेटा का कलेक्शन करना, उसको जो है स्टोर करना, उससे एक मीनिंगफुल डेटा निकालना और फिर उसको देना ताकि पॉलिसी बढ़िया से बढ़िया बन सके, एविडेंस बेसिस पे बन सके, अच्छे डेटा बन सके। तो इस पूरा जो स्टैटिस्टिक्स है इसकी क्षमता को बढ़ावा देना, इसकी क्षमता विकास करने के लिए ये स्कीम चलाई जा रही है। और अभी कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है इस स्कीम को कि 2026 तक चलेगी, 31 मार्च 2026 तक, या फिर उससे पहले कोई समीक्षा होती तब, और या फिर जो एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी की रिकमेंडेशन अगर आती है तो उससे पहले भी इसको जो है रोका जा सकता है या फिर आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी फिलहाल 31 मार्च 2026 तक कैबिनेट ने इसको अप्रूवल जो है कर दिया है। ठीक, जो पैसे दिए जा रहे हैं वो आपके 15वें वित्त आयोग के अनुसार दिया जा रहा है। और ये स्कीम जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी कि केंद्र गवर्नमेंट का जो है पूरा 100% इसमें वित्तीय सहायता रहती है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की ये स्कीम है। ठीक, स्कीम के अंतर्गत जो है कुछ 2 सब स्कीम्स भी हैं। एक कैपेसिटी डेवलपमेंट मेन स्कीम है, इसके अंदर 2 सब स्कीम्स हैं। कौन कौन सी? सपोर्ट फॉर स्टैटिस्टिकल स्ट्रेंथनिंग, ठीक, वही जो सांख्यिकी है उसको स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, और दूसरा इकोनॉमिक सेंसस। तो आप लोग को एक ये भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है, मान लीजिए इनडायरेक्टली आपसे पूछा जाए कि भाई इकोनॉमिक सेंसस जो होता है ये कौन सा मंत्रालय करता है, तो आपको ऑप्शन दे दे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दे दे, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर दे दे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स दे दे, या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट दे दे। तो आप लोग को अब ये क्वेश्चन आप लोग को कर लेना चाहिए, भले ही यहाँ पे क्वेश्चन है लेकिन पढ़ते समय आपको सोचना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स सेंसस जो है, ठीक, आपका आर्थिक जनगणना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत होता है। ठीक, दोनों जो सब स्कीम है इसको जान लेते हैं। देखिए पहला क्या है, स्टैटिस्टिक्स स्ट्रेंथनिंग, ठीक, वही चीज़ें हैं, कलेक्शन अच्छा से हो, कंपाइल बढ़िया से हम कर सकें, ठीक, और उसकी जो है रिलायबल ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स बने।
संग्रह करना, संकलन करना, प्रसार करना, ये सब आसानी से हो सके, ये SSS के अंतर्गत आता है। इकोनॉमिक सेंसस की बात करें अगर, तो ये periodically ये किया जाता है कि जो भी नॉन फॉर्म यानी कृषि संबंधित नहीं हो हैं और इकोनॉमिक स्टेब्लिशमेंट यानी कि जो आर्थिक उद्योग, ये सारी चीज़ें हैं हमारे भारत की जोग्राफिकल बाउंड्री के अंतर्गत, तो उनसे संबंधित सारा डेटा इकोनॉमिक सेंसस जो है के अंतर्गत जो है नापा जाता है, मापा जाता है। ठीक, तो समझ में आ गया कि कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम किससे संबंधित है? स्टैटिस्टिक्स से संबंधित है। और इसमें दो स्कीमें होती हैं, आर्थिक जनगणना की और स्टैटिस्टिक्स स्ट्रेंथिंग की। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित। देखिए फिनटेक ओपन हैकाथॉन, और फिनटेक जो शब्द है ये दो शब्दों को जोड़ के बना है। ठीक, क्या है? फाइनेंस यानी कि वित्तीय, और टेक्नोलॉजी यानी कि आपका प्रौद्योगिकी। तो इन दोनों को जोड़ के फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, वित्तीय जो है सेवाएं प्रदान करनी है टेक्नोलॉजी की मदद से। तो इसमें जैसे आपको देखा जाए, जैसे फ़ोन पे है। फ़ोन पे क्या है? एक ऐप है जिसके ज़रिए आप निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट आपका कर सकते हैं, इंश्योरेंस कर सकते हैं, अलग अलग जो है फाइनेंशियल सर्विसेज आप दे सकते हो। ठीक, टेक्नोलॉजी के जरिए तो दे रहे हो, पेटीएम है, बाकी है। लेकिन ये फिनटेक ओपन हैकाथॉन, हैकाथॉन मैंने आप लोग कई बार बताया है, ये बच्चों से, लोगों से ओपन फॉर ऑल किया जाता है कि जो किसी एक क्षेत्र में, जैसे यहाँ पे जो हमारा कंसर्न है वो फिनटेक से संबंधित है, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन ढूंढना है, बहुत ही क्रिएटिव सोल्यूशन, इनोवेटिव सोल्यूशन, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए आइडिया लाइए। आइडिया को जो है आप सोचिए, आइडिया लाइए और फिर उसका कोडिंग करिए। कोडिंग मतलब वही प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर लैंग्वेज में एल्गोरिथम लिखिए। ठीक, तो इस तरीके से ये हैकाथॉन रखा गया है। कौन कौन इसमें है जो इसको प्रायोजित कर रहा है या फिर इसको जो है आयोजित कर रहा है? वो है फिनटेक ओपन मंथ को नीति आयोग और साथ में फ़ोन पे। ठीक, ये पहला इस तरीके का ओपन फॉर ऑल है, सभी के लिए है, फर्स्ट एवर ओपन टू ऑल हैकाथॉन इवेंट है। मोस्ट क्रिएटिव सॉल्यूशन चाहिए फिनटेक के स्पेस में। मेरे ख्याल से अब सारी चीज़ें आपको क्या चीज़ें हैं ये सारी समझ में आ गई होंगी। तो अब इसमें आसान है कि खाली फैक्ट देख लेते हैं। आप अपना आइडिया सोचिए और उसको आइडिया को जो है ज़मीन पर लाने की कोशिश करिए और फिर उसके बाद उसकी कोडिंग करिए। ठीक, इनोवेटर्स, डिजिटल क्रिएटर, डेवलपर सभी लोग आ सकते हैं हैकाथॉन में। यहाँ पर जो है आप फ़ोन पे का पल्स नाम का एक API है। ठीक, API क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक, इसको मतलब आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इस हैकाथॉन में। और साथ ही साथ अकाउंट एग्रीगेटर, ये फ्रेमवर्क। अकाउंट एग्रीगेटर का मतलब समझते हो? कुछ और चीज़ समझ लेते हैं। अकाउंट का एग्रीगेटर मतलब ये है कि आपके पास एक डैशबोर्ड बन जाए और आपके चाहे SBI में अकाउंट हो, HDFC में हो, ICICI में हो, सारे अकाउंट को एक जगह एग्रीगेट करके एक साथ दिख जाए, तो उसको अकाउंट एग्रीगेटर कहते हैं आसान भाषा में। ठीक, तो इसका हैकाथॉन जो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे वो फ़ोन पे का पल्स यूज़ करेंगे, API जो है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, साथ ही साथ फ्रेमवर्क कुछ यूज़ करेंगे जैसे कि अकाउंट एग्रीगेटर। ये एक तरीके का फाउंडेशन होगा और उसके जरिए उसके बाद किन किन विषयों पर, किन किन प्रॉब्लम्स पर, किन किन इश्यूज़ पर ये लोग चाहते हैं कि इनोवेटिव और क्रिएटिव सॉल्यूशंस मिले, वो ये हैं ये सारे। इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट कैसे किया सकता है जिससे कि वित्तीय समावेशन हो सके। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, कैसे ऋण दिया जाए, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाए जा सकें अलग अलग जो है डेमोग्राफिक, जनसांख्यिकीय में, और अलग अलग जो भूभाग है, भौगोलिक क्षेत्र है, वहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जा सकें। इम्प्रूव्ड विजुअलाइजेशन एंड डिराइव्ड इंटेलिजेंस, ठीक, बेस्ड ऑन द डिजिटल पेमेंट डेटा। अब देखो डिजिटल पेमेंट डेटा, अब हमने कई जगह डिजिटल पेमेंट कुछ किए, ठीक, तो किस जगह पे ज़्यादा हो रहे हैं, कितने जो है पैसे के दाम के ज़्यादा हो रहे हैं, 2000 रुपये तक के सबसे ज़्यादा होते हैं, ऐसा देखा गया है। तो ये जो डिजिटल पेमेंट डाटा एक बना, ठीक, कहाँ किस देश के किस कोने से हुआ, किस किस जो है क्षेत्रों में किया गया जो है डिजिटल पेमेंट, तो उन सबको देखते हुए और आगे क्या उससे हम मदद ले सकते हैं उस डेटा से, वो चीज़ पर भी यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। ठीक, और यहाँ पर फाइनल ऐप जो है पार्टिसिपेंट को बनाना है, इनकॉर्पोरेट करना है एज वन ऑफ द अबव, इन तीनों जो है क्षेत्रों में से। ठीक, फिनटेक ओपन मंथ जो है आपका ये चल रहा है, फिनटेक ओपन हैकाथॉन है, नीति आयोग और फ़ोन पे करा रहा है। ठीक, आई होप कि अब ये क्लियर हो गया होगा।
अगला जो टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 1 हिस्ट्री संबंधित है। देखिए तारापुर मसाकर नरसंहार, जैसे कि जलियांवाला बाग वाला मसाकर है, नरसंहार है, वैसे ही तारापुर मसाकर जो है आपका बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में 90 वर्ष पहले हुआ था। और चीफ मिनिस्टर जो हमारे हैं बिहार के, उन्होंने कहा है कि ये 15 फरवरी को हुआ था, ठीक, जिसमें कि 34 फ्रीडम फाइटर्स को मार दिया था पुलिस ने, ब्रिटिशर्स ने। तो इस 15 फरवरी को अब हम लोग बिहार में शहीद दिवस की तरह मनाएंगे। ठीक, भारत का शहीद दिवस 2 दिन होता, मैंने आप लोगों को पीछे पढ़ाया भी था, 30 जनवरी को और 23 मार्च को। बताइए क्यों होता है? ठीक, 2 दिन होता है, ध्यान रखिए। तो ये शहीद दिवस है 15 फरवरी को बिहार में। ठीक, तारापुर टाउन में 34 फ्रीडम जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको मार दिया गया था मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। बीपीएससी वाले जो लोग हैं वो जरूर इसको ध्यान से पढ़ लें, ताकि ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और उन्होंने यहाँ पे कहा कि जिस तरीके से जलियांवाला बाग अमृतसर में जो हुआ था 1919 में, उसको ज़्यादा लोग जानते हैं लेकिन हमारे यहाँ नहीं जानते हैं, हम लोग ने भी, ये हमारे यहाँ भी ये हुआ था। तो ये चीज़ इन्होंने इसको थोड़ा सा जागरूक करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए ये 15 फरवरी रखा है। अच्छा, चीफ मिनिस्टर जी से पहले, बिहार के चीफ मिनिस्टर जी से पहले जो है हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, उन्होंने तारापुर मैसेकर के बारे में बात करी थी अपनी मन की बात वाले रेडियो एड्रेस में जनवरी 2021 में। हुआ क्या था? हुआ ये था कि 15 फरवरी 1932 में कुछ यंग फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने कहा कि हम झंडा फहराएंगे, इंडियन नेशनल फ्लैग को थाना भवन तारापुर में जाके फहराएंगे। पुलिस को ये चीज़ पता थी, वो कि क्या ये लोग प्लान कर रहे हैं और कैसे कैसे करेंगे, कौन सी जगह पे आएंगे। 2 बजे जो है कई सारे जो यंग फ्रीडम फाइटर्स थे वो आए, और उसमें से जो है उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया पुलिस ने, बहुत मारा उन लोगों को। उसमें से गोपाल सिंह जी थे, उन्होंने फ्लैग लगा भी दिया, और फिर उसके बाद जो है पुलिस बिल्कुल बौखला गई, और 4000 से ज़्यादा जो क्राउड वहाँ पे मौजूद था वो सब पुलिस के ऊपर जो है पत्थर फेंकने लगे। तो पुलिस ने ओपन फायर कर दिए। 75 राउंड बताते हैं कि गोलियां चली थीं, और 34 बॉडीज़, हालांकि ये क्लेम किया जाता है कि इससे ज़्यादा लोग की डेथ हुई थी, बट 34 बॉडीज़ तो कंफर्म है, जो कि ऑफिशियल डाटा था, ब्रिटिशर्स ने उस समय दिया था। ठीक, तो ये तारापुर कहाँ से संबंधित है? आपका बिहार से संबंधित है। 15 फरवरी डेट शहीद दिवस मनाया जाएगा। अपना अगला जो टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित, बिल्डिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। अभी देखो क्या हुआ कि गुड़गांव के सेक्टर 109 में चिंटल्स पैराडाइसो करके एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे 6ठी फ्लोर की छत जो है वो गिर गई, और उससे जो है कई लोग दब भी गए, कुछ की मृत्यु भी हो गई। तो एक सवालिया इस पे जो सवाल उठता है कि भाई साहब, ये जो सोसाइटी होते हैं 24-24, 27-27 मंजिले वाली जो बिल्डिंग्स होती हैं, ये कितनी सेफ़ हैं? ये कितनी सेफ़ हैं? क्या हमें कैसे हम इसको जान सकते हैं कि भाई सेफ़ है कि नहीं है? हम लोग घर खरीदते समय कैसे जाने इसको? तो ये जो है, हाउ टू नो इफ़ अ हाउस इज़ अ सेफ और नॉट, कैसे पता करें कि घर सुरक्षित है या नहीं? तो हर स्टेट में कुछ बाय लॉज होते हैं, ठीक है ना, जिनको फॉलो करना पड़ता है कंस्ट्रक्शन के टाइम पर, और ये अथॉरिटीज़ का जो है काम होता है कि वो चीज़ ये इंश्योर करें कि इन बाय लॉज के अंतर्गत ही जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसमें कई सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे कि ग्राउंड कवरेज कितना कर रहे हैं। मान लीजिए किसी सोसाइटी ने ज़मीन ली 10 एकड़, ठीक, तो उसमें ये सब कई सारी चीज़ें होती हैं कि भाई साहब बीच में जो है ग्रीन एरिया छोड़ेंगे, ठीक है, 2 बिल्डिंग के बीच में क्या गैप रहेगा, ये सब रहता है। फ्लोर एरिया कितना लगाया जाएगा, वहाँ की जो मिट्टी है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मटेरियल हमें क्या लगाना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी रखनी है, ठीक है ना, आपकी तन्य शक्ति, बीम और कॉलम कैसे डालने हैं, ठीक, हाइट रिस्ट्रिक्शन क्या है, और सिस्मिक जोन के अनुसार, जो भूकंपीय क्षेत्र है उसके अनुसार किया जाता है। भारत में जो है भूकंपीय क्षेत्र कितने प्रकार के हैं? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं वो उसका जो है डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर कि नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया होता है, इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि भाई साहब जो है किसी बिल्डिंग या सोसाइटी ने इस कोड को फॉलो किया है कि नहीं किया है। ठीक, अगर किया है तो वो ज़्यादा सुरक्षित हम उसको मान सकते हैं। इस कोड, ये काफ़ी व्यापक जो है आपका भवन कोड है, और इसको बनाया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने, BIS ने। आप लोग से प्रश्न ये है कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, या फिर इसकी वेबसाइट पे जाके अबाउट अस जरूर पढ़ें, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में दे रखा है।
और ये मॉडल कोड है आपका जो अडॉप्ट करते हैं सारे ही एजेंसीज जो लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में जो है लिप्त हैं, जैसे कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD हो गया, गवर्नमेंट के कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, स्थानीय निकाय और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन एजेंसीज ऑल्सो। ठीक, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया। Our next topic is very important topic is from General Studies paper 2 International Relations, अब्राहम Accords। ठीक, अब्राहम समझौते, मैंने आप लोग पहले बताया भी था, पढ़ाया भी था कि करंट अफेयर में कि आपका इजराइल, ठीक, इजराइल और गल्फ जो खड़ी जो कंट्रीज हैं उनके बीच में पहले कई सारे युद्ध हुए हैं, तो उनके बीच में इतने अच्छे रिश्ते नहीं हैं। ठीक है ना, क्योंकि इजराइल जो है फलस्तीन को जो है वहाँ पे कब्जा कर रहा है, फलस्तीनियों का जो है शोषण करता है, इसलिए गल्फ कंट्रीज उनसे पहले लड़ाई भी हुई है, वॉर भी हो चुके हैं, 67 में हुआ है, 6 डे वॉर जिसे बोलते हैं, तो उस वजह से उन लोग के बीच में बनती नहीं है। लेकिन इन सब का, गल्फ कंट्रीज, इजराइल का, इन सब का एक कॉमन एनिमी भी है जिसका नाम है ईरान। ठीक, मतलब ये लोग आपस में मानते हैं, और ईरान का एनिमी जो है यूएसए भी है। तो यूएसए की मदद से ईरान को कमज़ोर करने के लिए यूएसए बीच में हस्तक्षेप कर रहा है, और धीरे धीरे कुछ गल्फ कंट्रीज़ जो हैं उनसे इजराइल के संबंध अच्छे करता आ रहा है, और इजराइल भी ईरान को अपना दुश्मन मानता है, सबसे बड़ा खतरा मानता है वेस्ट एशिया में। तो इजराइल भी गल्फ कंट्रीज़ के साथ में अपने जो संबंध है और डिप्लोमेटिक उसमें और अच्छे करते जा रहा है। जैसे कि अभी अब्राहम अकॉर्ड्स पीछे हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में, ये पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। ठीक, और अभी जो है इजराइल के प्रधानमंत्री जो है नफ्ताली बेनेट, पहली बार ऐसा हुआ है कि ये गल्फ कंट्रीज के बहरीन में गए हैं। अभी गल्फ कंट्रीज का एक है, ये 7 कंट्री में बताऊंगा इनके नाम पे, तो पहली बार ये गए हैं और ये हिस्टोरिक जो है एक इवेंट माना जा रहा है। सॉरी, बीच में कॉल आ गया था। तो ये चीज़ें हैं इसमें। ठीक, अच्छा, इसमें ये कौन कौन सी गल्फ कंट्रीज आती हैं? बहरीन, कुवैत, 7 कंट्रीज हैं टोटल, इराक, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात्स। अब्राहम अकॉर्ड यूएस की ने प्रायोजित किया था, और रीजनल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, ईरान को काउंटर करने के लिए यूएई को जो है इजराइल के साथ में मिलवाया। इजराइल भी इसको अच्छा मानता है और आगे कदम बढ़ा रहा है, और उसमें अब्राहम अकॉर्ड में ये कहा भी गया था कि इजराइल फलस्तीनियन जो टेरिटरी है उसका जो है उसको नहीं वो करेगा, कब्जा नहीं करेगा उस पर, ये चीज़ बोला भी गया है। एनेक्सेशन को मना कर देगा, मतलब आगे एनेक्सेशन नहीं करेगा फलस्तीनियन जो है हिस्से को। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये अकॉर्ड को जो है साइन किया गया था। लीडर्स कौन कौन? बहरीन, इजराइल और यूएई के द्वारा सितंबर 2020 में। यूएई दिसंबर में जो है अपना बेनर्जी जो थे वहाँ गए थे यूएई में, और अभी जो है बहरीन गए हुए हैं। ठीक, बहरीन का देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, पर्शियन गल्फ से जुड़ा हुआ है बहरीन, इसकी कैपिटल मनामा है। एक मनामा डिक्लेरेशन है। मनामा डिक्लेरेशन किस चीज़ संबंधित है? कमेंट करके जरूर बताइए। कतर है, सऊदी अरेबिया है, 60 जो कंट्रीज हैं उसको जो देखो, ये यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बताइए जो निम्नलिखित दिए गए हैं कुछ कंट्रीज का नाम, उनमें से कौन सी कंट्री गल्फ कंट्री नहीं है? तो अगर मैं आपको ऐसे बताऊं तो जो वेस्ट एशिया की जो ज्योग्राफी है उसमें यमन नहीं है, ठीक, और ईरान भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए। आप देखिए यहाँ पे बहरीन, कुवैत, इराक, ओमान, कतर, आपका सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात तो है, लेकिन यमन नहीं है। ध्यान रखना, क्योंकि जो ये खाड़ी है पर्शियन गल्फ है, इससे क्या यमन टच करता? नहीं करता। ईरान करता लेकिन नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं, और जहाँ जहाँ जो भी क्वेश्चन बन चुके हैं या बन सकते हैं मैं आपको बताता चलता हूँ, ताकि आपकी पढ़ाई जो है बहुत ही सटीक रहे और जो है रेलेवेंट रहे और क्वालिटी उसमें बढ़ती जाए। अगला जो टॉपिक जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ठीक, इस्लामिक सहयोग संगठन। देखो ये 57 ऐसे मुस्लिम कंट्रीज जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है या फिर इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनका एक समूह है, और संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के बाद में दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समूह है ये। ठीक, और इसने अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इंडिया के खिलाफ ये OIC गए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, उन्होंने कहा कि देखिए कुछ जरूरी आप जो है मेजर्स लीजिए भारत के खिलाफ
चूंकि वहाँ पर जो मुस्लिम्स गर्ल हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको वहाँ पे हिजाब कर्नाटका के स्कूलों में नहीं पहनने दिया जा रहा, तो ये एक तरीके से हमारे धर्म के खिलाफ काम हो रहा है। तो इस पे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जाके उन्होंने गुहार लगाई। तो इंडिया ने उसको जो है बहुत ही जवाब दिया है कि देखिए ऐसा है कि ज़्यादा आंतरिक मामलों में मत करिए, और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो चीज़ें हो रही हैं उसके हिसाब से कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, ये 57 तो सदस्य हैं। इसके अलावा कुछ पर्यवेक्षक भी हैं, जैसे कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। अब क्वेश्चन जब पूछेगा तो उसमें से ये पूछेगा कि बताइए ओआईसी में से कौन सा मेंबर नहीं है, और उसमें से एक ऑप्शन वो पर्यवेक्षक वाला देगा। ठीक है ना, क्योंकि इतने 57 तो याद करना मुश्किल है, लेकिन इनको तो याद कर सकते हो ना। तो रशिया है, थाईलैंड है, बॉस्निया हर्जेगोविना है, अनरिकॉग्नाइज टर्किश क्रिपियट, ये साइप्रस वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं, और जो है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो ये सारे पर्यवेक्षक सदस्य हैं, ना कि जो है पूरे सदस्य। ठीक, ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है। इसका जो उद्देश्य है ओआईसी का, वो है कि सेफगार्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है मुस्लिम वर्ल्ड के इंटरेस्ट का, और इसकी वजह से जो है दुनिया में पीस और हार्मनी बनी रहेगी, ये इनका उद्देश्य है। ठीक, दुनिया के विभिन्न लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने की भावना से मुस्लिम दुनिया के हितों की रक्षा करना और उसको जो है संवर्धन करना। ठीक, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, ये पहला इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस में ओआईसी आया था। मोरक्को सितंबर 1969 में हुआ था। ये हुआ इसलिए था क्योंकि उस समय जेरूसलम आपको मालूम होना चाहिए इजराइल में है इस समय। ठीक, और वहाँ पे 3 धर्मों के जो है एक जगह पर 3 धर्मों के जो है मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है उसमें। जैसे क्रिश्चियंस का जेरूसलम आपको पता ही है कि बर्थ प्लेस मानी जाती है क्राइस्ट की, जीसस क्राइस्ट की। ठीक, इसके अलावा जो है अल अक्सा मॉस्क, ये इस्लाम धर्म में तीसरा सबसे जो है इंपॉर्टेंट प्लेस मानी जाती है। पहली 2 कौन सी है? मक्का और मदीना हो गई। ठीक, और जो है वेस्टर्न वॉल, ये यहूदियों की यानी कि ज्यूज की जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। 3 धर्मों का एक ही जगह, तभी के लिए यहाँ पे काफ़ी टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। खैर, 1969 में ये हुआ कि एक ऑस्ट्रेलियन 28 साल के बंदे ने जाके यहाँ पर आग लगा दी थी मॉस्क में। तो उसी के जो है खिलाफ ये इस्लामिक वर्ल्ड जो है पूरा एकजुट हुआ, और उसने 1969 में फर्स्ट इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस सम्मेलन किया मोरक्को में, और वहाँ पे ही जो है उद्गमित हुआ आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। ठीक, ये समझ में आ गई चीज़। और अच्छा, भारत को भी बुलाया गया था। भारत को भी जब पहली बार जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी राबाट 1969 में, राबाट आपका मोरक्को में ही है, मोरक्को कंट्री है। और लेकिन पाकिस्तान के जो है कहने पर भारत को फिर वहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था अपमानजनक तरीके से। हालांकि अब हमारे रिश्ते काफ़ी सुधर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन से। और एक चीज़ और बता दूं, भारत के पास दुनिया में सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा जो है मुस्लिम्स रहते हैं। ठीक है ना, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया में रहती है। फर्स्ट कहाँ पे है बताइएगा जरूर। यहाँ से है एक कंट्री, ये थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। अच्छा, ये वो सारे देश हैं जहाँ पर इस्लामिक कंट्रीज, ये 57 देश जो इसके मेंबर्स हैं। ठीक, और हमें जो है यहाँ से मतलब नहीं किया आपका, ये पाकिस्तान ने जो है इसका विरोध कर दिया था कि भारत को मत रखो इसमें। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो बताइएगा कि हाईएस्ट इस्लामिक इस्लाम को मानने वाले जो है जनसंख्या कहाँ पे रहती है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है, अच्छा हमारे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा था। इस्लामिक जो कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसने हमें गेस्ट इनवाइट भी किया था 2019 के आसपास। ठीक है ना, और इसीलिए बीपीएससी के मेंस में उस साल ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि इसके क्या उद्देश्य होते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो कुछ भी यहाँ पर इरेलीवेंट नहीं होगा, सब कुछ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में रेलेवेंट और क्वेश्चन जिनसे बन सकते हैं वो बताया जा रहा है आपको, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर ऑन आर्टिकल्चर संबंधित है। देखिए, चेन्नावीरा कनावी। ठीक, चेन्नावीरा कनावी एक राइटर थे, पोएट थे, कन्नड़ लैंग्वेज में इनका जो है कन्नड़ राइटर होते। तो ये क्वेश्चन बन सकता है इसमें। चेन्नावीरा कनावी किससे संबंधित है? कन्नड़ में पोएम लिखते थे, ऐसी चीज़ें थी। और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। इनका वर्क था एक बहुत इंपॉर्टेंट, जीव ध्वनि पोइट्री थी। 1981 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। कन्नड़ लैंग्वेज के थे, ये आपको बता दिया। इनको जो है कई नामों से पुकारा जाता था, समनवाद कवि या फिर सौजन्यदा कवि। ठीक, और 2011 में इनको जो है साहित्य कला कौस्तुभ
अवार्ड भी दिया गया था। ये इनकी यहाँ पर पिक्चर दी गई है। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें जो है कई सारी चीज़ें, देखो भारत ने बोला है 2030 तक हम 500 गीगावाट का जो है लक्ष्य रखते हैं। मैंने आप लोग कई बार बताया है, आज आप लोग से पूछ रहा हूँ कि इसमें देखिए जो ये ग्रीन एनर्जी होती है, रिन्यूएबल एनर्जी होती है, इसको हम किससे 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 बनाते हैं? आपका सोलर, ठीक, आपका जो है विंड एनर्जी, ठीक, रिन्यूएबल आपका न्यूक्लियर एनर्जी, स्मॉल हाइड्रो प्लांट्स, ठीक है ना, ये सारे कुछ हैं। तो इसमें से सोलर से के थ्रू जो है एनर्जी हम बनाना चाहते हैं, उसका बहुत बड़ा इस 500 गीगावाट में बताइए कमेंट करके कितना है। ठीक, तो बताइए, अच्छा 250 है, 350 है, 450 है, थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, बताइएगा। तो इसमें जो है सबसे बड़ा इसका जो है कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। लेकिन हमने ये लक्ष्य तो रख लिया, लेकिन सोलर वेस्ट भी तो बनता ना। फोटो में दिखाता हूँ आपको, देखिए ये कई सारे सोलर पैनल्स हैं, फोटोवोल्टाइक सेल वाले। ठीक, ये वेस्ट के बारे में भारत में अभी कोई भी अलग से, जब हमारा इतना बड़ा लक्ष्य है, इतना बड़ा फोकस हमारा है, तो उसके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है। ठीक, हम उसको सोलर वो वेस्ट को अभी भी ई वेस्ट की तरह देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा सकता है। ठीक, और इसीलिए जो है अभी एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, IRENA इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसने एक अपना यहाँ पे बताया है कि दुनिया में 2050 तक ग्लोबल फोटोवोल्टाइक जो अपशिष्ट है वो 78 मिलियन टन हो जाएगा, और भारत उसमें से जो टॉप 5 जनरेटर्स होंगे इस तरीके के अपशिष्ट के, वो उसमें से टॉप 5 में आएगा। लेकिन और इसी में उन्होंने बोला कि भारत के पास जो है सोलर एनर्जी तो पैदा करना चाहता है, बनाना चाहता है, उसके लिए अलग सारे जो है इक्विपमेंट लगा रहा है, लेकिन वेस्ट से संबंधित उनकी अभी कोई भी अलग से कोई वो नहीं, नीति नहीं है, और ई वेस्ट की तरह मानता है। ये अभी राज्यसभा में बताया गया था। और यहाँ पर जो है, जो हमारे मिनिस्टर है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, नवीकरणीय ऊर्जा के, उन्होंने ये कहा भी है कि हमने एक समिति बनाई है जो मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं, उनके चेयरमैनशिप के अंतर्गत, और हमारा प्लान है कि हम सर्कुलर इकोनॉमी में की तरफ जाएं। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है? कोई चीज़ आपने बनाई, उसका यूज़ किया, उससे जो है फिर उसको उससे मान लीजिए कोई चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो गई, जो वेस्ट है वो हो गया, उसको हटा दिया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो रिसाइकिल हो सकती हैं, तो उनको फिर से यूज़ किया, फिर प्रोडक्शन कर लिया, तो ये सर्कुलर इकोनॉमी इसको बोलते हैं। ठीक, रिड्यूस, रीयूज़, और ये सब मैंने कल बताया भी था एक वीडियो के माध्यम से, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, है ना। और मोदी जी ने 3 और उसमें और कौन कौन से जुड़े हैं कमेंट करके बताइएगा। सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ जानना चाहते हैं, सोलर पैनल, सोलर से संबंधित जो भी अपशिष्ट जो है पैदा होता है उसको। ठीक, अब ये जो संस्था है IRENA, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक, और ये हेल्प करती है, सहयोग करती है, एडवांस नॉलेज देती है। ठीक, अग्रिम जो है ज्ञान देती है आपका, और दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी को लोग अडॉप्ट कर सकें, उसका सस्टेनेबल यूज़ कर सकें, इसके लिए मदद करती है। ये पहली ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन फोकस जो है फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि अनन्य जो है फोकस है इसका आपका नवीकरणीय ऊर्जा पर। उसको 2009 में फाउंड किया गया था, और इसका स्टैट्यूट यानी कि जो लॉ है वो फोर्स में आया था 2010 में। इसका हेडक्वार्टर जो है भाई साहब वो मसदार सिटी अबू धाबी में है। अबू धाबी बताइए किस कंट्री में आता है। तो कैसा लगा आज का आप लोग के सेशन? अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक आउट तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करवाकर। ये आपका अपना चैनल है कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस, और आप सब हमारी टीम है जिसको जो है मैं बहुत मानता हूँ। आप लोग के लिए मैं बहुत सारे कार्य करता रहता हूँ। आप लोग से विनम्रतापूर्ण ये निवेदन है कि आप लोग का ये अपना चैनल, इसको जितना बढ़ावा कर दे सकते हैं ज़रूर दीजिए। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए होता है। तो चलिए, कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।